हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में हमने दो न्यूज़पेपर कटिंग लिए हैं। दोनों न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक जागरण का है, आज का है, यानी 25 फरवरी 2022 का मुजफ्फरपुर संस्करण है। और अगर ऑनलाइन पढ़े रहे यानी ई पेपर के रूप में पढ़े रहे तो ये 13 नंबर पेज पे देखने को मिल सकता है। अगर इसे ऑफलाइन पढ़े रहे हैं, बाई करके पढ़े रहे, 11 नंबर पेज पे देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम चर्चा करें इस न्यूज़पेपर का तो चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम चर्चा करेंगे किसी भी देश या राज्य या सिटी का भविष्य किस पे निर्भर करता है तो वो शिक्षा व्यवस्था पे निर्भर करता है। और शिक्षा जो है, व्यवस्था जो है, किस पर निर्भर करता है? कोई एक शिक्षक पे निर्भर करता है कि जो शिक्षक होते हैं, अगर कोई शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करें कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो शिक्षक होते हैं। अगर कोई स्कूल खोला गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो वो एक शिक्षक होता है। शिक्षक भी किस पे निर्भर करता है तो छात्र पे निर्भर करता है। अगर छात्र नहीं रहेंगे तो शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है छात्र, और छात्र के अनुसार शिक्षक, यानी अनुपात की भी हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ में हम रिक्ति की भी चर्चा करेंगे कि अभी प्राथमिक विद्यालयों में कितनी रिक्ति है और कितनी भर्ती। वैसे रिक्ति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितना भर्ती अभी आगामी हो सकता है या आगे कितना भर्ती हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। कब हो सकता है इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो अनुपात की चर्चा में कम छात्र शिक्षक अनुपात मामले में 8 राज्यों में बिहार शामिल है। इसमें अन्य कौन राज्य है तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, गुजरात, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़ और बिहार सम्मिलित है। वैसे शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू भी है, इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी यहाँ पढ़ेंगे आप तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र और शिक्षक का अनुपात 40:1 निर्धारित मानक के करीब 46:1 पहुंच गया है। और आगे में बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है कि ये प्राथमिक के बारे में है, यानी 1 to 8 के बारे में, 1 to 8 यानी 1 से 5, 6 से 8 के बारे में इन्होंने ये अनुपात बताया। वही अनुपात देखा जाए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यहाँ पढ़ेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाए कुछ 70:1 है। देखिए डिफरेंसेस, देखिए कितना अनुपात है बिहार में तो 70:1 है। अब ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग को जल्द से जल्द बिहार सरकार को भरना चाहिए। अब 70:1 है, 70। अब समझ सकते हैं कि कितना शिक्षकों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कमी है। अभी तो बहुत सारे मामले चल रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से भर्ती प्रक्रिया कराया जाए तो निश्चित रूप से सारे शिक्षकों का पूरा हो जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हो रही है, लेकिन इन सारे चीज़ों को दूर करते हुए जल्द से जल्द अगर बहाली प्रक्रिया समग्र रूप से स्टार्ट हो जाए, तेज़ी से स्टार्ट हो जाए तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों का जल्द से जल्द शिक्षक बन जाएंगे और जल्द से जल्द स्कूलों में होंगे। एक मंथ आपका, अगर एक मंथ अगर आपका जाता है, मान लीजिए कि ये डे बाय डे अगर ये मंथ में तब्दील हो जाए और साल में तब्दील हो जाए कि एक मंथ का सैलरी आप जोड़ते रहिए, एक दिन का अगर आप सैलरी काउंट करेंगे तो ये 800, 1000 तक, 2-2000 तक आपका पर मंथ ये जा रहे हैं पैसे। अगर ये शिक्षक बन जाते, जल्द से जल्द आप शिक्षक बन जाएगा, ये पैसे आपके अकाउंट में आते। इसलिए थोड़ा ये कोशिश कीजिए कि आप किसी तरीके से शिक्षक बने और ये जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो। यहाँ पे और चीज़ें दिखाते हैं आपको। माध्यमिक विद्यालयों में देखिए यहाँ पे दिया छात्र शिक्षक अनुपात का सबसे बड़ा अंतर नए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है, जहाँ शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम दौर में है, यानी छठा चरण के बारे में कहा जा रहा है, जो प्लस और भी हुआ है तो ये अंतिम दौर में है। और 37,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू होने वाली है। शीघ्र क्या होने वाली है? शुरू होने वाली है। तो 37,000 जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो शुरू होने वाला नियुक्ति, यही जो एस्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी होंगे जो अप्लाई करेंगे तो इनके लिए ये लिखा गया। साथ में जो रिक्ति है छठे चरण का वो भी इसमें जुड़ जाएगा। मान लीजिए 10-20,000 ये हो गए और 37,000 ये, तो लगभग 50,000 प्लस मेरे ख्याल से ये आने चाहिए। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है उसे भी हम देख लेते हैं। ये रहा पूरा साक्षात्कार है इसमें, तो ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक लंबा हो जाएगा, बहुत सारे परेशानी है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से पढ़ते हैं जो प्रश्न इनसे किया गया उसका जवाब क्या मिला है। कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
अब इसका जवाब उन्होंने दिया, कोरोना संक्रमण के दौर में सबसे ज़्यादा कुप्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा, इसलिए कि पिछले 2 वर्षों में शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद रही। स्वाभाविक रूप से विद्यालय बंद रहने पर पठन पाठन सीधे प्रभावित होता है। वैसे डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिशें की गई, किंतु बिहार जैसे प्रदेश में इसके सकारात्मक असर की बहुत सीमित संभावना है। खासतौर से गरीब परिवारों के बच्चे जिनको स्मार्टफोन देखा भी नहीं हो, उनसे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की उम्मीद रखना या ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित होने की संभावना क्षीण है। कक्षा में शिक्षकों से सीधे शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प ऑनलाइन शिक्षा का डिजिटल एजुकेशन नहीं हो सकता। माध्यमिक स्तर पर बच्चे अपनी कक्षाओं में सिर्फ पाठ्य ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वे शिक्षकों से आचार व्यवहार, अनुशासन, सामाजिकता आदि का प्रशिक्षण समानांतर रूप से चलता रहता है। इन सब बातों का भी विद्यार्थी के जीवन में बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। ये बात उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कहा है और बहुत ज़रूरी भी है कि ये समझें, क्योंकि बहुत जगह अभी क्या कहा जा रहा था, आपने देखा था कि जो नोटिस वगैरह जारी हुआ था उसमें डायरेक्ट ये लिखा गया था, ये कहा गया था, क्या कुछ कहा गया था, तो जो उन्होंने अभी स्मार्ट क्लास के रूप में शुरुआत किया, तो उसी से आपका माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक में भी प्रयोग किया जा रहा है कि वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो प्रयोग किया जा रहा है इस पे ये वन वे हो रहा है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सब जो शिक्षा मंत्री कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आचार व्यवहार, अनुशासन, ये सारी चीज़ शिक्षकों से सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है कि अगला प्रश्न है, भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या योजना है। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रार्थना करें कि भविष्य में ऐसी चुनौतियां ना आए जैसे कोरोना वगैरह, किंतु कोरोना फिर से नहीं आएगा इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। उस परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई में जो क्षति उसकी पूर्ति के लिए कैचअप कोर्स भी चलाते हैं। आने वाले समय में हम लोग स्कूलों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी व्यवस्था करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी व्यवस्था होने की बात कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार अपने बजट का सर्वाधिक हिस्सा इतना करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च कर रही है, फिर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तय मानक की कसौटी पे प्रदेश के छात्र शिक्षक अनुपात खरा नहीं उतर पा रहा। इसका क्या कारण है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की लगातार कोशिश का ही नतीजा है कि हाल के वर्षों में छात्र शिक्षक अनुपात में लगातार सुधार हुआ है। आरटीई के तहत तय मानक 40 बच्चों पर एक शिक्षक है, इसके विरुद्ध अभी शिक्षकों में छात्र शिक्षक अनुपात 46:1 है। बताते चले कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ना होकर प्राथमिक का लिखा गया है। इसके बाद उन्होंने पूछा है, प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने और शिक्षकों की नियुक्ति होने पर छात्र शिक्षकों का अनुपात के तय मानक को पूरा कर पाएंगे, ये कब तक संभव हो पाएगा। अब ये 7वें चरण के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जानना चाहिए, इसी के लिए विशेष वीडियो भी हमने बनाया है। 7वां चरण जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए। कोई इसमें कितना रिक्ति वगैरह का ये बहाली आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो 7वें चरण के तहत विद्यालयों में 1.50 यानी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा ही रहेगा शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ जल्द शुरू करने जा रहे हैं। जल्द शुरू करने जा रहे हैं यानी तेज़ी से शुरू करने जा रहे हैं। अगर विरोध वगैरह कुछ अलग वगैरह कुछ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये बहाली प्रक्रिया शुरुआत करेंगे। नियमावली में कुछ चेंजिंग का बात आ रहा था, क्या कुछ होगा तो वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जल्द शुरू होने जा रहा है। नियुक्ति जो है प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रहा है। अभी 6ठे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। ये नियुक्तियां पूरी होने के बाद प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात 41.1 हो जाएगा। 7वें चरण में शिक्षकों के नियोजन कार्य संपन्न होने पर छात्र शिक्षक तय मानक 40 अनुपात को हासिल कर लेंगे। बहुत बड़ा लाइन है और ये जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं और गवर्नमेंट को इस पे तेज़ी से काम करना चाहिए और जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अलग तरह का न्यूज़ नहीं है कि सुपर टेट, ये टेट, वैसा कुछ नहीं कहा है इन्होंने कहा कि 7वें चरण के तहत विद्यालयों में इतना लाख ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और इन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को जोड़ते हुए कहा है कि जाहिर सी बात है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अगर इसमें 50 घटा लें तो 1 लाख लगभग आपका ये है प्राथमिक की चर्चा की गई है और ये प्लस ही है। 1 लाख या 1,25,000 जो भी करना है, 1.5 लाख 2 लाख के करीब में मेरे ख्याल से बिहार में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। और कोई भी सुपर टेट वगैरह की चर्चा इस लाइन में नहीं लिखा गया, ये न्यूज़पेपर के हिसाब से हम कह रहे हैं। बिहार में बढ़ती आबादी के मद्देनजर कितने विद्यालयों की जरूरत है? अभी जो नवीनतम मापदंड, शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी जो नवीनतम मापदंड रखा गया है इसके हिसाब से बिहार में विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है। सूबे में प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या
यहाँ पढ़ेंगे पर्याप्त न भी कहें तो उसके करीब पहुंच चुके हैं। वर्तमान में विद्यालयों की संख्या और उसकी आवश्यकता के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति। अभी जाहिर सी बात है, विद्यालय तो खुल रहे हैं लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है, उसे जल्द से जल्द भरना चाहिए। पहली बार सभी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक नए पद सृजित कर उस पर बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की जा रही है। इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? यह सच है कि प्राथमिक विद्यालय में आज तक प्रधानाध्यापक का प्रभाव नहीं था, इसलिए अधिकांश स्थानों पर शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में अनुशासनहीनता और अनुपस्थिति की शिकायत भी मिलती थी। इसलिए सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5330 प्रधानाध्यापकों के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,500 पद सृजित करने और उन्हें बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त करने का निर्णय लिया। ये नियुक्तियाँ इस साल पूरी होंगी। ये तो ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से ये नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये होगा भी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि जो शिक्षक है, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस और शिक्षक दोनों जो हैं वही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्राथमिकता देने की बात कहा जाना चाहिए, लेकिन सीट रिक्त रह जाएगा। इसलिए जो शिक्षक जो अभी शिक्षक नहीं भी बने हैं तो उन्हें अगर देते इसमें भाग लेने का बहुत अच्छी बात हो जाती है। निश्चित रूप से सारे सीट फुलफिल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बहाली प्रक्रिया है ये बीपीएससी के माध्यम से है तो अच्छा है। तो उसमें तेज तरह जो अभ्यर्थी होंगे वो शामिल होते हैं, बेरोजगारी भी दूर होता है और पद भी कम नहीं है, पद अच्छा खासा है। तो इसमें शिक्षक बनते तो बहुत अच्छी बात होती। ये नियुक्तियाँ पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के जरिए सामान्य शिक्षकों की तरह क्यों नहीं की जा सकती? अब जाहिर सी बात है, बीपीएससी से क्यों कराई जा रही है, ये पूछा गया। हमें उम्मीद है कि बीपीएससी सबसे योग्य लोगों का चयन करने में सक्षम होगा। अभी तक इन निकायों के माध्यम से पहले के नियुक्त शिक्षकों की गुणवत्ता अधिकांश मामलों में संतोषजनक नहीं पाई गई है, क्योंकि इनमें से कई नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है। इन निकायों के जरिए 2006 में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों की जाँच अभी भी पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी की ओर से की जा रही है। अब यहाँ पे बातचीत कर ले कि 7वां चरण जो है इसके बारे में पूरा निचोड़, इधर भी जो दूसरा हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था इसके भी अनुसार, तो यहाँ पे जो शिक्षकों की बहाली के बारे में कहा गया है तो ये अति शीघ्र होने की बात कहा जा रहा है और साथ में इस साल इसे पूरा करने की बात कहा जा रहा है। हो सकता है कि इस साल आपका 7वां चरण निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से करने की बात कहा गया है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानी है जो आप दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं, उसमें बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भी चेंजेज है, जो भी चीज़ें हैं वो हो जानी चाहिए और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूर्ण होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।